चलो, तब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी। सबसे पहले तो बंगाल के नवाब का नाम एक लाइन से याद कर लो, मुर्शीद कुली खान। 1717 में फारूक सियार के द्वारा ये नियुक्त हुआ था। 1727 तक ये काम किया, ठीक है ना। और यही ले गया था जो मुग़ल एम्पायर है उसका जो कैपिटल है बंगाल में, कहाँ ले गया था? मुर्शिदाबाद। बंगाल से की जगह कहाँ ले गया? मुर्शिदाबाद, ठीक है ना। आपको याद रखना है कि ये पहला इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नवाब था, ठीक है ना। और इस्टेब्लिश किया नासिरी डायनेस्टी। फिर उसके बाद आया शुजाउद्दीन मोहम्मद खां, शुजाउद्दीन, शुजाउद्दौला नहीं, शुजाउद्दीन, ठीक है। फिर उसके बाद आया सरफराज खां, जिससे गिरिया का युद्ध हुआ था, किसके द्वारा? अलीवर्दी खां के द्वारा। 1740 के आसपास हुआ था। फिर आया अलीवर्दी खां, ठीक है। फिर आया सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां के कोई बेटा नहीं था, तो कौन आया फिर? सिराजुद्दौला। अब जो शासक आएगा तो वे नवाब जो रहेगा, अब जो आएगा वो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंदर आएगा। तो इसमें आया मीर जाफ़र, फिर आया मीर कासिम, फिर आया बैटल ऑफ प्लासी के बाद नजमुद्दौला, फिर सैफुद्दौला, फिर मुबारकुद्दौला। नजमुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला। तो ये बंगाल के नवाब का क्रम है, याद रहना चाहिए। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या किसने की? तो प्लासी के युद्ध के बाद जो सिराजुद्दौला थे, इसकी हत्या की थी मीरान ने। जो मीर जाफ़र का बेटा था मीरान, वो किया। लेकिन मीरान ये हत्या किसके द्वारा किया? मोहम्मद बेग के द्वारा करवाया। किस भारतीय को प्रथम बार बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया? तो आपको पता है इलाहाबाद की संधि के बाद 3 उप दीवान नियुक्त किया गया कि उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ, बंगाल या मुर्शिदाबाद के लिए बोले तो मोहम्मद राजा खां, और बिहार के लिए सीताब रॉय। बिहार में सीता जी, बंगाल में वही मोहम्मद राजा खां, और उड़ीसा दिशा जो बहुत दुर्लभ प्राणी है, तो राय दुर्लभ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट और कारण है कि सिराजुद्दौला का एक बहुत छोटा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की टुकड़ी ने परास्त किया। बहुत, ये बात सही है। अब कारण बोला कि उसको हिंदुओं का सहायता नहीं मिला। नहीं, हिंदू सहायता किए थे, लेकिन अपना जो सेनापति आसपास लोग हैं वो विश्वासघात कर दिया था, ठीक है। तो पहला सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे हराया था? तो सिराजुद्दौला को। बक्सर में शुजाउद्दौला को बॉक्सिंग करके सुझा दिया, तो शुजाउद्दौला, याद रखेंगे। अंग्रेजी फ़ौज ने किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी कि दुगना भत्ता दिया गया? तो अंग्रेजी फ़ौज को दुगना भत्ता किसके द्वारा दिया गया? तो वही जो कमज़ोर शासक रहेगा, मीर जाफ़र, कठपुतली शासक था जो, वही देगा दुगना भत्ता। निम्नलिखित में से प्रथम बार किसने स्वीकार किया था कि अंग्रेज़ की विजय ये जो प्लासी वाला जो विजय है अंग्रेज़ के द्वारा किया गया, ये विश्वासघाट की विजय थी? तो कौन बोला था? तो ये मेल्सन नाम का एक इतिहासकार था। वो बोला कि तुम लोग मैला वाला काम कर दिया, विश्वासघाट के रूप में जीत के, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ क्लाइव द्वारा रचे गए षड्यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा रहित थे? अब बोला है क्लाइव के साथ उस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? एक तो मीर जाफ़र था ही, उसके सेनापति का मीर चंद जो बैंकर था वो शामिल था, और भी लोग शामिल था। मीर कासिम क्यों शामिल होगा? मीर कासिम तो बाद में शासक बनेगा मिर्ज़ा जाफ़र के बाद, ठीक है। तो देखो कौन कौन शामिल था। अच्छा, प्लासी की 23 जून 1757 को हुई। 23 जून 1757 याद रखेंगे, जबकि बक्सर 22 अक्टूबर 1764। ये जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन ये भी आपके टीआरई या स्टेट में सवाल पूछा हुआ है कि प्लासी के युद्ध के समय गवर्नर कौन था बंगाल का? तो रोजर ड्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात याद रखना, उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। जबकि बक्सर के युद्ध में मुगल बादशाह आ जाएगा शाह आलम द्वितीय। अभी कौन है? आलमगीर द्वितीय। उस समय नवाब की सेना में कौन कौन शामिल था? तो मीर जाफ़र जो गद्दार निकल गया, राय दुर्लभ ये भी सेनापति थे, गद्दार निकल गया, यार लतीफ़, ये तीनों गद्दार निकल गया, ठीक है। तीनों गद्दार निकल गया। उसके बाद घसीटा बेगम, अमीर चंद, ये सब भी क्या निकल गए? गद्दार।
यहाँ पे बोल रहा है कि 1771 में शाह आलम को इलाहाबाद छोड़कर, किसने बोला शाह आलम को कि आप इलाहाबाद छोड़कर अपनी पैतृक राजधानी दिल्ली से शासन करने में सहायता की। मतलब दिल्ली से शासन करने में कौन सहायता किया, तो ये महादजी सिंधिया सहायता किया था शाह आलम को, ठीक है, महादजी सिंधिया। सिराजुद्दौला के कलकत्ता पर आक्रमण 16 जून 1756 के समय वह कहाँ का गवर्नर था, के समय। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि जब सिराजुद्दौला 16 जून 1756 को कलकत्ता पे आक्रमण करता है ना, किलाबंदी जब करता है ये लोग, तब आक्रमण करता है सिराजुद्दौला, फुल्टा द्वीप पे भगाएगा, तो उस समय ड्रग था वहाँ के गवर्नर। ड्रग के बाद फिर कौन आया था, भाग फुल्टा द्वीप पर भाग गया ड्रग, तो फिर हालवेल संभाला था, लेकिन मेनली ड्रग था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रग। कालकोठरी जो घटना है, तो पता है इसमें अंग्रेज को एक मनगढ़ंत कहानी है कि सिराजुद्दौला जो है 20 जून 1765 को क्या किया था, सिराजुद्दौला 18 फीट चौड़ा, 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा वाले कमरे में 146 अंग्रेज को बंद कर दिया था, तो फाइनली 23 अंग्रेज जीवित हुए। यहाँ से भी सवाल पूछता है कालकोठरी घटना कहाँ हुई थी, तो ये कलकत्ता में हुई थी। 146 लोग को बंद किया जिसमें मात्र 23 लोग बचे। एलाइव द वंडर में भी इस घटना के बारे में जिक्र किया हुआ है अंग्रेज, ठीक है। 23 लोग जीवित, 123 लोग मौत, 146 लोग को कैद किया गया था 18 फीट लंबे 14 फीट 10 इंच चौड़े कमरे में। अलीनगर की संधि कब हुई थी, अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला से हुई थी 9 फरवरी 1757। कैसे याद होगा, तो अली क्या बोलता है फरवरी में, नो नो बेबी, नो नो। बहुत लोग को नो नो बोल देगा क्योंकि बहुत लोग प्रपोज करते हैं अली को। तो अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1917 को हुई। इस समय जो नौसेना प्रमुख था एडमिरल वाटसन था, याद रखेंगे एडमिरल वाटसन था, जबकि पैदल सेना का प्रमुख क्लाइव और किलपैट्रिक था। पैदल सेना का प्रमुख क्लाइव और किलपैट्रिक, जबकि नौसेना का प्रमुख एडमिरल वाटसन था। अलीनगर की संधि के कुछ प्रमुख बातें हैं कि इसमें मुगल बादशाह अधिकारों की मान्यता दिया गया, दस्तक के उपयोग पर पूरी छूट दिया गया कि आप दस्तक का उपयोग क्या किए, पूरा छूट कीजिए। देखो अलीनगर संधि हुआ तो इसमें क्या क्या हो गया, मुगल बादशाह अधिकारों को मान्यता, दस्तक का उपयोग अब आराम से कीजिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, मनवा लिया ये बात। किलेबंदी भी अब कर सकते, ये भी बात मनवा लिया। सिक्के ढालने की भी अनुमति दे दिया, तो इन सभी बात अलीनगर संधि से अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। फिर यहाँ बोल रहा है प्लासी का युद्ध 1757 का वर्णन करने वाला ग्रंथ, एक प्लासी के युद्ध के बारे में बताया गया है सियार उल मुख्तरीन नामक ग्रंथ में। सियार उल मुख्तरीन नामक ग्रंथ में प्लासी के युद्ध के बारे में, तो जो ग्रंथ है सियार उल मुख्तरीन किसके द्वारा लिखा गया, गुलाब हुसैन। किसके द्वारा लिखा गया, गुलाब हुसैन। कौन कौन नवाब का दुश्मन था, तो नवाब का दुश्मन था पूर्णिया का नवाब था एक शौकतगंज, पूर्णिया का नवाब था। तो कौन कौन था नवाब का ये दुश्मन, एक तो पूर्णिया का नवाब था शौकतगंज, घसीटा बेगम थी, फिर सेनापति मीर जाफ़र और राय दुर्लभ, फिर अन्य लोग जगत से मीर चंद, ये व्यापारी लोग था। जगत से बैंकर था, मीर चंद व्यापारी। कब कोलकाता पे नवाब का अधिकार हुआ, तो नवाब अधिकार किया था कलकत्ता पे, और वहाँ से अधिकार करके फुल्टा नामक द्वीप पे ड्रैग को भगाया। फिर हॉलवेल वाली घटना प्रचलित हुई, वही पूछ रहा है। तो जून 1756, जून में क्या आ गया, जुनून आ गया, जून में क्या आ गया, जुनून आ गया। तो इस समय फोर्ट विलियम पे अधिकार कर दिया और जो रोजर टेक फुल्टा नामक द्वीप पे भागा। फिर हालवेल वाला घटना भी प्रचलित इसके बाद हुई। फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद अलीनगर की संधि इससे करवाया गया नवाब से ज़बरदस्ती। इस घटना के बाद बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764, 22 अक्टूबर 1764। इस समय जो अंग्रेज की तरफ से कौन था, क्लाइव नहीं, हेक्टर मुनरो आ जाएगा, और गवर्नर कौन था, वेंसीटाट, जबकि उसके पहले कौन था गवर्नर बंगाल का, तो वहाँ पर था ड्रैक, रोजर ड्रैक। इस ग्रुप में कौन होगा, मीर कासिम। अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दीन नहीं, सुजाउद्दौला। अब फिर बंगाल के नवाब शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब शाह आलम द्वितीय। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि इलाहाबाद, पता है कि आपको कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद दो संधि हुआ था, इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, एक 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव और नजमुद्दौला, क्योंकि नजमुद्दौला ही अब बनेगा बंगाल का नवाब प्लासी के बाद,
तो इसके साथ करा किया गया, इन तीनों के साथ मिल के किया गया। तो क्लाइव किसके साथ किया? शाह आलम द्वितीय के साथ किया। क्लाइव किसके साथ किया? शाह आलम द्वितीय के साथ किया, ठीक है ना। पहले मुग़ल बादशाह के साथ ही किया गया। इसको बोला गया कि आपको इलाहाबाद और कारा मिलेगा अवध के नवाब से, इलाहाबाद और कारा मिलेगा अवध के नवाब से। उसके बाद जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा का स्थायी दीवानी मिल गया किसको? कंपनी को। 26 लाख रुपए इसको पेंशन दे के शाह आलम द्वितीय को क्या किया गया? एकदम ऐसे ही रख दिया गया, ठीक है, सिंपली। इलाहाबाद के फिर द्वितीय संधि होती है रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब। याद रखेंगे लड़ाई में शामिल नहीं था, लेकिन संधि कराने में शामिल, लड़ाई में भी शामिल था, संधि में भी शामिल रहेगा, ठीक है ना। नहीं, ये जो ये सॉरी, हाँ, लड़ाई में शामिल नहीं हुए लेकिन संधि में शामिल होगा, ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब के बीच हुआ। याद रखें, इसमें कन्फ्यूजन है, इलाहाबाद की संधि है बक्सर के युद्ध के बाद हुआ था कि प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध के बाद तो ऐसे ही सिंपली सब राजा बन गया था, तो ये नहीं, बक्सर के युद्ध के बाद हुआ, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच में हुआ। इसमें बोला गया कि अवध के नवाब को कारा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र है वो वापस मिल जाएगा, कारा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र है वो वापस मिल जाएगा। ये पता है कहाँ से देता है? ये कारा इलाहाबाद का क्षेत्र है अंग्रेज शाह आलम द्वितीय से, मुग़ल बादशाह से प्राप्त करके और इसको वापस दे देता है। फिर लेकिन अब बोलता है कि अवध के नवाब से कि 50 लाख रुपया युद्ध का क्षतिपूर्ति दीजिए जो उतना युद्ध में लगा है। अब जो प्रमुख घटनाक्रम है इसको याद रख लेंगे। सबसे पहले किया था कोलकाता पे अधिकार, जून 1756। जून 1756 कैसे याद होगा ये डेट? तो नवाब जो है जुनून में आके कलकत्ता पे अधिकार कर दिया। फिर क्या हो गया? ब्लैक होल की घटना प्रचलित हो गई 20 जून 1756। कैसे याद होगा? तो हॉल में 2020 देखे जुनून में, हॉल में 2020 देखे जुनून में। फिर अलीनगर की संधि हुई 9 फरवरी 1757। तो क्या है, अली क्या करता है फरवरी में 9-9 बोलता है। फिर प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। फिर बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद का प्रथम संधि हुआ 12 अगस्त 1765 को। फिर दूसरा संधि हुआ इलाहाबाद की 16 अगस्त 1765 को। फिर आपको पता है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम स्वतंत्र मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम रूप से बंगाल का गवर्नर कौन था? इसके बाद भी नियुक्त होगा लेकिन उतना प्रचलित तौर पे नहीं। अंतिम रूप में फारूक सियार को ही नियुक्त किया गया था। ये अंतिम रूप में मुर्शिद कुली खां को ही नियुक्त किया गया था, वो भी फारूक सियार के द्वारा 1717 में। तो यही जो है मुर्शिद कुली खां बंगाल का अंतिम नवाब है जो मुग़ल बादशाह द्वारा क्या होगा? नियुक्त होगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि कंपनी के भारत में प्रथम निर्णायक, प्रथम बोल रहा था, प्रथम बोल रहा है तो कौन है? प्लासी हो जाएगा। 22 जून ये 23 जून 1757, 22 अक्टूबर 1764। अच्छा, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा गया है? तो क्लाइव को कहा गया है। कौन बोला था? तो विलियम पिट बोला था। फिर किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया? मुर्शिदाबाद कौन बनाया था राजधानी? तो ये बनाया था मुर्शिद कुली खां। लेकिन मुर्शिदाबाद से दूर यानी कि मुंगेर कर दिया, बिहार वाले क्षेत्र में कर दिया, बंगाल से हट के। तो मीर जाफ़र जब बनेगा तो उसका हस्तक्षेप ना हो अंग्रेज़ का, वो सर मीर कासिम जब बनेगा तो वो कर दिया था। मीर कासिम बढ़िया है, कासिम हमारा दोस्त है तो बढ़िया है, मीर जाफ़र बेकार है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, सबसे अधिक निर्णायक पूछ रहा है तो कौन है? बक्सर है। अब बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? इसमें बार बार कन्फ्यूजन होता है ये क्वेश्चन में। तो देखो, बक्सर पूछे तो उस समय था शाह आलम द्वितीय। अब कहा ये प्लासी पूछे तो उस समय बोलना आलमगीर द्वितीय, तो शाह आलम द्वितीय। अब इसमें भी कंफ्यूज होता है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के समय था बंगाल का नवाब बेंसीटाट, और प्लासी के समय था रोजर ड्रेक। बंगाल का नवाब, अच्छा बंगाल का नवाब पूछ रहा है ना, बंगाल का नवाब पूछ रहा है। हम किसका बता दिए थे? गवर्नर जनरल के नाम बता दिए थे। तो बंगाल का नवाब बक्सर के समय पूछे कौन था? तो बक्सर के समय था ये जो मीर जाफ़र। कौन था? मीर जाफ़र। इसी के खिलाफ तो मीर कासिम और इसके खिलाफ तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और ये शाह आलम द्वितीय आएगा लड़ने।
लेकिन यही प्लासी के युद्ध के समय पूछता तो सिराजुद्दौला। इसमें भी कंफ्यूज होता है, तो याद रखेंगे मीर जाफ़र था, ना कि मीर कासिम। मीर जाफ़र ही तो लड़ेगा बक्सर के युद्ध में मीर जाफ़र के खिलाफ। फिर यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान कौन की? तो शाह आलम द्वितीय प्रदान किया था 1765 में, 12 अगस्त 1765 को। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कब मिला था ये दीवानी, तो 12 अगस्त 1765 को। बाद में 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब के साथ हुआ था संधि। अब बाकी जो बच गया वहाँ पे सर मीर कासिम, तो मीर कासिम तो भाग गया था। इलाहाबाद की संधि के बाद और रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को दीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद मतलब बंगाल वाला क्षेत्र पूछ रहा है, तो मोहम्मद राजा खां था। ये था तुमको उड़ीसा में और ये था बिहार में, तो ए। फिर लाइस, ये दरोगा क्वेश्चन है, बिहार ऐसा ही का क्वेश्चन है कि लाइस यानी कि ढील अर्थोपोडा के अंतर्गत क्लास में आता है। तो लाइस आता है, लाइस मतलब जो होता है ढील, इस किस क्लास में आता है? अर्थोपोडा, अनर्थोपोडा, उसमें कीड़ा मकोड़ा आता है, आपको याद ही है। एनेलिडा में तो वॉर्म सब आता है, ये सब ठीक है ना। फिर इसको बोलना युद्ध को एक लाइन से सजाइए, तो देखो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। बक्सर कब हुआ था? 1764, 22 अक्टूबर 1764। प्लासी कब हुआ था? 23 जून 1757। सजा लीजिए इस पे। अच्छा, अम्बुर के युद्ध कब हुआ था बताओ तो? अम्बुर बोले या अडियार बोले? पहले हुआ था अडियार का युद्ध 1748 में, फिर उसके बाद था अम्बुर का युद्ध 1748 में ही। 48 से 49 वही बात है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। इसमें अंग्रेज किसको हराया? इसमें जो है किसको वास हो गया था? फ्रांस का। फ्रांस में किसका आयर कूटवास कर दिया था? किसका? काउंट दे लाली का। काउंट दे लाली का। लाली को आखिरी में हराया था। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है सबसे अधिक विरोध किसने किया अंग्रेजों का? था आपको कन्फ्यूजन होगा, राजपूत नहीं, मराठा। यहाँ पे पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ चिलिया वाला युद्ध। ये जो बैटल ऑफ चिलिया वाला युद्ध है, ये तो आपको सेकेंड एंग्लो मराठा और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर से संबंधित है। 1849 1859 1849 में हुआ था। कैसे याद करेंगे ये वाला डेट? तो नाटो हुआ था जिस साल ब्रिटेन 49 में, उसी साल। बैटल ऑफ चिलिया वाला वॉज अ पार्ट ऑफ एंग्लो सिख वॉर, स्पेशली सेकेंड एंग्लो सिख वॉर। यहाँ पे बोल रहा है निम्न से कौन मराठा साम्राज्य में शाही समारोह का प्रमुख था? शाही समारोह का प्रमुख को दवीर बोलते थे। बोला 1774 में रुहेला युद्ध हुआ था, उसमें शुजाउद्दौला जो था बक्सर वाला, उसको हरा दिया गया था रुहेला के द्वारा। अवध के नवाब को। एक तो 1774 में हुआ रुहेला प्रथम, 1794 हुआ रुहेला सेकेंड, 1795 में खुर्दा का युद्ध मराठा के साथ। यहाँ पे पूछ रहा है कि त्रावण को राज के जो मार्तंड वर्मा थे वो मार्तंड वर्मा से 10 पराजित हुए। मार्तंड वर्मा ने तीर मारा था, याद है? बुक्स वाला चैनल में। किसको? 10 को तीर मारा था। कब? 1741 में। 1741 में गिरिया का युद्ध हुआ था शायद 1740 में, तो ये हुआ था 1741 में। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? तो कोलाचेल युद्ध, कोलाचेल युद्ध, कोलाचेल युद्ध। द लीडर ऑफ द बैटल ऑफ द प्रोटोनोवा वेयर हैदर अली एंड, द प्रोटोनोवा का युद्ध हैदर अली। एक तो 2 युद्ध हुआ था, सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में 2 युद्ध हुआ था। एक तो हुआ था 1780 में, एक हुआ था 1782 में। 1780 में टीपू सुल्तान और बेली के बीच में हुआ था। 1782 में हैदर अली और आयरकुट के बीच में हुआ था। यही आयरकुट है वांडीवास वाला भी, यही है। सबसे पहले अंग्रेजों का युद्ध किससे हुआ था? खासी लोग से हुआ था, खासी विद्रोह। टीपू सुल्तान ने किस देश में अपना दूतावास स्थापना किया? ये बिहार सेक्रेटेरिएट में क्वेश्चन पूछा था। तक फ्रांस तो होगा ही, टर्की होगा, मिस्र। कैसे याद करो? FTM, टर्की, मिस्र, FTM यहाँ अपना दूत स्थापना किया था। अभी कुछ ही समय पहले एस्ट्रेट में कन्फ्यूजन था कि क्वेश्चन पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापना हुआ? तो 1600 में स्थापना हुआ भाई। चार्टर भी जारी हुआ था 1600 में। 1599 ये सब डेट में कन्फ्यूज़ नहीं कर देना।
फिर यहाँ पर है कि यहाँ पे देखो स्टेटमेंट कह रहा है चुनने के लिए, ये सारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो चार्टर जारी हुआ था तो अन्य यूरोपीय ताकतों को थोड़ी ना रोक सकता है ये चार्टर। ये बात सही है कि ये बात सही है कि ब्रिटेन की अन्य यूरोपीय कंपनी को रोक सकता है, लेकिन अन्य यूरोपीय शक्ति को थोड़ी, फ्रांस को थोड़ी रोक पाएगा ये चार्टर व्यापार करने से, डच को थोड़ी रोक पाएगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिर यहाँ पे बोलना कौन है, पहले तो PDBF, PDBF, तो याद रहेगा PDBF, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, फ्रांस। याद रखेंगे कि ध्यान से देखें कि यूरोप में भारत से किस किस चीज़ की मांग थी। तो एक सूती कपड़े की मांग थी, ठीक है, भारत के बने रेशम की ज़बरदस्त कपड़े की भी मांग थी, काली मिर्च की भी लो, लौंग, इलायची, दालचीनी, तो लौंग, इलायची, दालचीनी, सूती कपड़े, रेशम, ये सभी चीज़ की मांग थी यूरोप में। पलाश के फूल का रंग कैसा था, टीआरई में पूछा, इसी के नाम पे तो पलासी हुआ था, लाल। कैसा था, लाल। आपको याद रखना है कि महाभियोग किस पे लगा और आत्महत्या कौन की, बड़ी कन्फ्यूजन सवाल है। तो आत्महत्या कर लिया था कौन, क्लाइव, इतना पापी था ही। अब महाभियोग लगा था हेस्टिंग पे, महाभियोग लगा था हेस्टिंग पे। तो अब स्टेटमेंट को पढ़ाई करो। तो प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने अपनी सेना का नेतृत्व किया, सही बात है, सेना का नेतृत्व प्लासी के युद्ध के बाद किया, प्लासी में किया था। क्लाइव को इंग्लैंड लौटने के बाद ब्रिटिश संसद में भ्रष्टाचार के आरोप में सफाई देनी पड़ी। तो नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था इस पे, वॉरेन हेस्टिंग पे, ठीक है ना। क्लाइव तो क्या हुआ, क्लाइव तो भ्रष्टाचार के आरोप में आत्महत्या कर लिया था। ब्रिटिश संसद में जो भ्रष्टाचार के आरोप में महाभियोग चला था वो हेस्टिंग पे चला था, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखो, प्लासी के बाद बंगाल के असली नवाबों ने इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वे कंपनी अफसरों की निजी तौर पे ये करते। 1743 में जब वह 1743 में पहली बार आया था भारत, क्लाइव, याद रखेंगे, इंग्लैंड से मद्रास आया था। सबसे पहले कहाँ आया था, इंग्लैंड से मद्रास, तब उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह 2 बार, 1767 में हमेशा के लिए कहाँ चला गया, भारत से बाहर चला गया। तो उसके बाद अपने दूसरे कार्यकाल में कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सौंपा गया था। लेकिन याद रखेंगे कि 1772 में ब्रिटिश संसद में खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी थी। सरकार उसकी संदेशवाद लग रहा था, इस कारण उसने अपना आत्महत्या कर लिया। तब ब्रिटिश संसद में इसको भ्रष्टाचार के आरोप में क्या करना पड़ा था, सफाई देनी पड़ी थी क्लाइव को, याद रखेंगे। रानी चेन्नम्मा याद है, कित्तूर, कर्नाटक, ये भी बात याद है। 1824 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी बात याद है। 1824 में याद है यानडूब के ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। 1826 में यानडूब की संधि हुआ था। 1829 में उनकी जेल में मृत्यु हो गई। फिर कित्तूर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार था, रैना, कौन है, तो रैना प्रतिरोध क्या की, जारी रखी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। आखिरी में उनको भी 1830 में क्या किया गया, फांसी लगा दिया गया। तो 24, 29, 30 चेन्नम्मा रायन्ना। बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया 1764 में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लगेगा क्लाइव, 1764 पूछ रहा, बक्सर याद रखो, तो वेंसी टाट, क्लाइव मत सोच लेना, लिखे हुए भी है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि ये देखो, क्लाइव जब ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने के संस्थापकों में से एक था, वो भारत कब आए, यही सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का है। 1743 में वह 18 साल की उम्र में भारत के ये बम्बई इनके चेन्नई वाले क्षेत्र में आया था। देखो जीडी में पूछ भी लिया एनसीईआरटी से कि क्लाइव कब आया था।
और फिर उसके बाद आपको टीआरई में भी पूछा कि क्लाइव बंगाल वापस कब गया, तो क्लाइव बंगाल वापस गया था 1765 में, काम 65। इसका पहला टाइम पीरियड है 1757 से 60 के बीच में, 43 में आया, 1743 में आया बंगाल में। इसका पहला टाइम पीरियड है 1757 से 60, फिर 5 साल गैप, फिर 5 साल गैप, तो 1765 से 67। 65 में वो ये 65 में दोबारा गवर्नर बन के आया, तो वही आंसर हो जाएगा। और 67 में वो वापस के लिए चला गया। तो 57 से 60, 65 से 67 और ऊपर में है 43। जेम्स रेनल को क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए दिया था 82 में, राशि देख के, 82 में राशि देख के। जेम्स मिल ने ही तीनों को किताब को 1817 में बांट के लिखा था। 17 पे खतरा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। फिर मिल के अनुसार एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछा है। सही बात है। और क्या सोचा, अंग्रेजों के आने से पहले धार्मिक गैर जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था, लेकिन हिंदू और मुसलमान अनुसाव का राज चलता था। भारतीय सभ्यता में लाने के लिए ब्रिटिश शासन भारत में शिष्टाचार, कला, स्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने यह भी सुझाव दिया था कि भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन से वंचित किया जा सके। तो ये सब होगा। जेम्स मिल यही सब सोचता था। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकते, कौन बोला? जेम्स मिल। देखो जेम्स मिल क्या क्या सोचता था। ब्रिटिश शासन सभ्यता की राह पर ले जा सकता है, ब्रिटिश सभ्यता की राह पर भारत को ले जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानून को लागू किया जाए। ये बोला ये सब कानून, ये सबको लागू कीजिए। मिल ने तो यहाँ तक एक सुझाव दिया था कि अंग्रेज को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि ज्ञान, सुखी जीवन अंग्रेजों को, ये भारतीय को प्रदान किया जा सके। उनका मानना यह था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। तो जेम्स मिल 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक बुक में यही सब लिखा। विलियम हंटर नहीं, क्या नाम है? जेम्स मिल नाम है ना, जेम्स मिल नाम है। हिंदू, मुस्लिम तथा ब्रिटिश नामक 3 कालों में बांटा। कौन? जेम्स मिल। जेम्स मिल हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। जेम्स मिल, विलियम हंटर नहीं, जेम्स मिल। ब्रिटिश काल में प्रमुख दस्तावेजों को बेच कर रखने के लिए क्या बनाए गए थे? अभिलेखागार और संग्रहालय बनाए गए थे प्रमुख दस्तावेज को रखने के लिए। राष्ट्रीय लेखागार का स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान दिल्ली में 1920 में। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेख कहाँ पर है? था न्यू दिल्ली में 1920 में स्थापना हुआ था। फिर से यहाँ पे देश की शासन अच्छी तरीके से चलाने के लिए अंग्रेजों को किस बात का विशेष महत्व देना चाहिए? सर्वेक्षण पे विशेष महत्व देना चाहिए अंग्रेजों को, ये बोला। किसी भी देश की शासन अच्छी तरीके से चलाने के लिए उसको सही ढंग से चलाना जानना जरूरी होता है, ये बोला अंग्रेज। इसी का सर्वेक्षण बनाना जरूरी है। इसमें कैची कैची का सर्वेक्षण कराया था, हर एक 10 साल पर कराना जरूरी था, जबकि 15 से लिखा है। धरती की सतह का, मिट्टी की गुणवत्ता का, पेड़ पौधे का, जीव वस्तु का, स्थानीय इलाकों में चल रहे शासन का, स्थानीय इलाकों में चल रहे शासन का, पेड़ का, पौधा का, मिट्टी का, इन सभी का सर्वेक्षण कराया। इन सभी का सर्वेक्षण कराया और एक 10 साल पे देखो वनस्पति का, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव जीवशास्त्री सर्वेक्षण, ये सब सर्वेक्षण, ये विभिन्न पौधों से संबंधित पूरे देश का नक्शा तैयार करवाया, मिट्टी की गुणवत्ता, इस सब का सर्वेक्षण करवाया अंग्रेज। साम्राज्यवादी औपनिवेशवाद की शुरुआत कब हुई? था 17वीं सदी के, देखो 18वीं सदी के उत्तरार्ध, 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 1757 के बाद, 18वीं सदी के उत्तरार्ध, इसमें भी लिखा हुआ है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में साम्राज्यवादी औपनिवेशिक काल की शुरुआत हुई। पहला फोटोग्राफी बहादुर शाह जफर कैमरा से पहला फ़ोटो खींचा था 1850 में। फिर यहाँ पे पूछ रहा है किस साल टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, इलायची निर्यात पर रोक लगा दिया? कौन रोक लगाया था? टीपू ही रोक लगा दिया था निर्यात पे, सब पे। 1785 अपने शासन बनने के 1 साल बाद। सिराजुद्दौला को कब बंगाल के नवाब बनाया गया? तो 56 में, प्लासी से 1 साल पहले।
अब जो है कि औरंगजेब जो फरमान जारी किया था बिना टैक्स के आप व्यापार कर सकते हो, केवल अफसर के लिए था, कर्मचारी के लिए नहीं। अफसर के लिए था, ये कंपनी के लिए था, अफसर कर्मचारी सबके लिए नहीं था। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहाँ पे देखो 1696 में क्या है कि 1200 रुपया भुगतान करके 3 गांव की जमींदारी खरीद ली अंग्रेज। किन? गोविंदपुर, सूतानाटी और काली काताका, ठीक है ना। गोविंदपुर, सूतानाटी, काली काताका, ठीक है ना। कंपनी ने औरंगजेब से 1200 रुपया भुगतान करके 1696 में जमींदारी खरीद लिया। तो कैसे याद होगा, 96 से 16 महाजनपद की ज़मींदारी खरीद लिया। 96 से 16 महाजनपद की ज़मींदारी खरीद लिया, टोटल 96 साल बाद। औरंगजेब को भी कंपनी राजी कर लिया, किस बात पे, कि ये कंपनी बिना कर का व्यापार कर सकती है, लेकिन प्राइवेट व्यापार पे कर देना पड़ेगा, इन दोनों बात पे, ठीक है। औरंगजेब से ही जमींदारी खरीदा था, याद है, तो यहाँ लिखा हुआ भी है। चलो जूम करके दिखा दे रहे। 1696 से कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल बाद मुगल अफसरों ने रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव कालीकता था, जो बाद में कलकत्ता बन गया, अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात पर भी राजी कर लिया कि वो कंपनी पर बिना शुल्क चुकाए व्यापार का फरमान जारी कर दे। हाँ, जारी कर भी दिया था, लेकिन वो कंपनी के लिए था व्यापार, ना कि प्राइवेट व्यापार पे। औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चला रहे थे, उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्हें शुल्क चुकाने का इनकार कर दिया। इससे बंगाल में भू राजस्व में बहुत कमी हो गई थी। अब यहाँ पे देखो 1857 में क्या हुआ था। 1857 तक 63% भूभाग पे और 78% जनता पे कंपनी का शासन स्थापना हो गया था। 63%, 78%, 63 और 78, यहाँ हो गया सब समाप्त। ये सब यादें होगा। शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, सरफराज खान।